नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और आपने मेरे वीडियोस देख लिए हैं या देख रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि भविष्य में भी और इस प्रकार के कई ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। तो दोस्तों, मैं आज इस जजमेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये जजमेंट काफ़ी चर्चा में भी रही थी, काफ़ी न्यूज़ में भी इसको दिखाया गया था, हाईलाइट किया गया था। जो कंटेंट्स ऑफ जजमेंट जो है वो दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो वेबसाइट है उसी से प्राप्त हो पाई है जजमेंट। और इस जजमेंट में ये बताया गया था कि कोई व्यक्ति अगर किस तरीके से मिसयूज़ करता है, खासकर डोमेस्टिक वायलेंस के जो प्रोविजंस को मिसयूज़ करता है, तो कोर्ट का भी पावर होती है इसको एप्रोप्रिएट फाइन लगाया जाए। तो इस केस में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, फाइन लगाया गया था, कॉस्ट लगाई गई थी, अगर फाइन ना कहें तो कॉस्ट लगाई गई थी एप्लीकेंट के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के प्रोविजंस को मिसयूज का उन्होंने पाया था कि मिसयूज किया है डोमेस्टिक वायलेंस के जो प्रोविजंस को। ऑर्डर जो था ये जो दिया गया था, वो जो ऑर्डर है ये महिला कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट महिला कोर्ट में दिया गया था, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इस जजमेंट में देखिए, ऐसी जजमेंट बहुत रेयरली मिलेंगी, कम आपको, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम एग्रीवेट पार्टीज जो होती हैं, एग्रीवेट पर्सन जो होता है, जो महिला होती है, उसके ऊपर कॉस्ट के जो साइटेशंस हैं आपको बहुत रेयरली मिलेंगे, क्योंकि जो प्रोविजंस टोटली वुमेन के फेवर में बनाया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है टोटली फेवर ऑफ द वुमेन के ऊपर बनाया गया है, और इनको रिलीफ मिलने के भी प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। और जो प्रोविजंस हैं वो लोग आजकल दूसरे जो प्रोविजंस लगाते हैं पीनल कोड के साथ में ये लगा देते हैं, काफ़ी हद तक मिसयूज भी हो रहा है लॉ का, क्योंकि रेमेडीज जो हैं, जो रिलीफ्स जो बनाई गई हैं, वो एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं, लेकिन कोर्ट जो हैं वो पूरी एविडेंसेस को देखती हैं, उसके बाद ही रिलीफ अवार्ड करती हैं, बेशक अगर किसी की मंशा कैसी भी हो। तो ये जो केस था, ये देख लीजिए, ये केस का टाइटल जो है कंप्लेनेंट ने डाला था, और ये UID नंबर है, ये आपको दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की वेबसाइट से प्राप्त होगा, और ये CIC नंबर है C316/2017। आइए हम जो केस की डिटेल्स पे जाते हैं, जजमेंट के डिटेल्स पे जाते हैं। जजमेंट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से माननीय महिला कोर्ट जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है उनको ऐसा निर्णय देना पड़ा। उसकी जजमेंट में क्या फैक्ट्स थे, क्या एनालिसिस किया एविडेंसेस को, उसके ऊपर हम देखते हैं। तो देखिए, कंप्लेनेंट ने केस लगाया था हस्बैंड के ऊपर। नाम को हम नहीं देखते हैं क्योंकि ये पर्सनल हो सकता है उनका मैटर। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट लगाई थी डोमेस्टिक वायलेंस में, और हस्बैंड के ऊपर, फादर इन लॉ के ऊपर, मदर इन लॉ के ऊपर। और जो प्रोसीडिंग्स थी वो किसी की सॉरी, अब ये फिर उन्होंने बताया कि जो केस था वो इंस्टीट्यूट हुआ था, मतलब केस डाला गया था 2007 में, और डिस्पोज हो गया था, ट्रायल कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया था 7/6/2008 को। देखिए, 8 महीने में ही केस, मतलब 8 तो नहीं, मतलब 10 महीने में केस को डिस्पोज कर दिया था, क्योंकि नया नया एक्ट बना था, तो जाहिर है कोर्ट्स के पास भी लोड कम था, तो 10 महीने में डिपोज कर दिया। तो फिर पार्टीज अपील पे गई थी, मैटर को रिमांड किया गया वापस एडिशनल सेशन जज ने, और साथ में कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो इन्वेंट्री मेंटेनेंस देंगे 25,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस के अलावा। फिर उसके बाद बताया कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने माननीय हाई कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल की और कहा कि कॉम्पनसेशन जो ऑर्डर जो दिया गया 5 लाख का, उसे स्टे किया जाए, और जो 5 लाख का जो कॉम्पनसेशन दिया गया उसके अगेंस्ट में गए थे, जो कि माननीय हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था 5 लाख के ऑर्डर के ऊपर। अब देखिए फिर क्या है, अब केस को जो अनदर अपील फाइल की थी हाई कोर्ट के सामने, तो फिर ऑर्डर को रिमांड बैक कर दिया रीट्रायल के लिए की, और इस कोर्ट ने अब रिकंसिडर किया कि वाइफ को कोई मेंटेनेंस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इस जजमेंट में डिस्कस किया है।
और अगर इन्हें मेंटेनेंस मिली है तो वो रिटर्न कर देनी चाहिए उनको। तो अगर ये इशू को डिसाइड करने के लिए वापस भेजा, रिमांड किया, मतलब केस हाई ऑर्डर आया कि ट्रायल कोर्ट दोबारा से कंसिडर करे कि वाइफ जो है वो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है। अगर नहीं इंटाइटल्ड है तो उन्होंने जितनी मेंटेनेंस लिया वो रिटर्न कर दें। ये चीज उन्होंने रिमांड के यही ग्राउंड उठाए। अब ये देखिए आगे क्या बताया। फिर पार्टीज, फिर फैक्ट्स के ऊपर गए। एक पार्टीज जो थी 1989 में शादी हुई थी इनकी बिहार में, और सेपरेट किचन कंडक्ट किया था। ये सब उनके फैक्ट्स हैं केसेस में। और कंप्लेनेंट को भी बिजनेस में लाया गया, फैमिली बिजनेस में, और फिर उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने काफ़ी हरासमेंट की अदर एम्प्लॉयज़ के सामने में, और ये सब उनकी एलिगेशंस थी। कंप्लेनेंट फिर बताया कि वो अब दूसरे कंट्रीज में गए और उन्हें बीटा गया, मारा पीटे। ये सब एलिगेशंस हैं। अब हम इसके आगे जाते हैं, कोर्ट ने क्या एनालिसिस किया है उसके ऊपर जाते हैं। सारे ये सब एलिगेशंस हैं। जजमेंट जो ऑर्डर है वो 36 पेज का है। वहाँ के सारे एलिगेशंस लगाए थे। फिर डिफेंस ने अपना दिया, डिफेंस ने भी अपना वर्जन बताया, जो कि आगे देखें क्या लिखा है उन्होंने। डिफेंस ने सारी एलिगेशंस को अपोज किया, सारा डिफेंस का सारा फैक्ट्स है यहाँ पे लिखा है, और कहा कि मेंटेनेंस नहीं देनी चाहिए। डिफेंस ने कहा कि मेंटेनेंस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि कंप्लेंट वेल क्वालिफाइड है और 15 लाख के आसपास कमा रही हैं। अब फिर ट्रायल हुआ और एविडेंसेस दोनों पार्टीज ने रखे। अब कंप्लेनेंट की तरफ से खुद एग्जामिन किया उन्होंने, उनकी मदर ने एग्जामिन किया, और सन CW3 जो है किनके सन है ये मेंशन नहीं है, और जो भी 4-5 विटनेसेस थे उन्होंने अपने आप को एग्जामिन किया। और रिस्पोंडेंट की साइड से सिर्फ वही विटनेस आए थे जो कि हस्बैंड थे। मीन्स बाकी जो भी फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने कोई अपनी गवाही नहीं दी हस्बैंड की साइड से। आइए फिर आगे क्या बताया। फिर आगे बताया फाइनल आर्गुमेंट्स हुए, दोनों पार्टीज ने अपना आर्गुमेंट्स रखे। अब मेरिट्स पे कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। तो अब मेरिट्स को एक एक करके हम ध्यान से देखते हैं क्या था इस निर्णय में। तो डिस्कशन ये लगाई कि पहले तो कोर्ट ने डिस्कशन बताई कि जो पिटिशनर है वो एग्रीवेट पर्सन है। एग्रीवेट पर्सन की डेफिनेशन जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आती है कि नहीं आती, वो सारा उन्होंने इस एक्ट को देखा, एक्ट को एनालिसिस किया। डोमेस्टिक रिलेशन क्या होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, ये सारे एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो बताया। शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है, ये सारे प्रोविजंस को उन्होंने डिस्कस किया। अब रिस्पोंडेंट नंबर 3 थी मदर इन लॉ के ऊपर। इन्होंने एनालिसिस किया कि कंप्लेंट ने कहा कि जो खुद एडमिट किया कि जो मैरिज उसके अगेंस्ट थी, दे वर अगेंस्ट द मैरिज सिंस वेरी बिगनिंग। तो वो लोग वो खुद ही अगेंस्ट थी मैरिज के। फिर उन्होंने बताया कि कंप्लेंट हैज अलेज्ड दैट रिस्पोंडेंट नंबर हैज टर्न्ड अ ब्लाइंड, मींस जो उनके फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, मतलब जो मदर इन लॉ थी, और उनके सामने वो जो उनके सामने जो एलिगेशंस लगाई हैं उनके सामने होती थी, जो भी इवेंट्स बताए हैं उन्होंने फिर बाद में बताया। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्राडिक्टेड खुद ही कर रही हैं। जब सजेशन जब काउंसिल ने दी तो उन्होंने खुद ही कॉन्ट्राडिक्टेड किया और कहा कि उस सजेशन को डिनाइड कर दिया कि कभी जो इन लॉज हैं वो उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। इस सजेशन को उन्होंने डिनाई कर दिया। बट जो फिर एडमिट किया कि कंप्लेंट ने कि वो हस्बैंड जो कंप्लेंट थे वो सेपरेटेड हो चुके थे इन लॉज के, और उन्होंने एक सेपरेट किचन बना ली थी 2nd फ्लोर पे, जो कि सेकंड जो मकान है जो हाउस था ओन्ड बाय द फादर इन लॉ। तो कभी वो साथ नहीं रहे इन सर्कमस्टांसेस पे। ये सब इन्होंने अपने एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है निकल के निष्कर्ष निकाला। अब उन्होंने माननीय हाई कोर्ट ने की जो जजमेंट थी उसको उन्होंने जो महिला कोर्ट ने एनालिसिस किया, और उन्होंने बताया कि जो एज पर द एलिगेशन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 द कंप्लेंट हैज फॉलोइंग। उन्होंने कहा कि जो अपना एविडेंस दिया था उन्होंने ये एलिगेशंस लगाई। उन्होंने कहा कि फिजिकल वायलेंस करते हैं रिस्पोंडेंट नंबर 1, बीटिंग्स ऑफ वर्बल अब्यूज करते हैं, इकोनॉमिक अब्यूज करते हैं, मनी नहीं देते, पैसे नहीं देते हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के लिए, और मेंटल टॉर्चर करते हैं। और कुछ उन्होंने पर्सनल एलिगेशंस लगाई, उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। अब
कोर्ट ने आगे बताया कि जो भी केस होता है, एलिगेशन जो भी लगाता है और प्रूफ भी उसी को ही करनी होती है। अगर प्रूफ नहीं कर सकते तो एविडेंस जो अदर साइड का है उसे एडमिट तो ऑनेस्ट लाइफ ऑफ पर्सन जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो फेल हो जाएगा अगर एविडेंस नहीं देते हैं वो। तो मींस आप एलिगेशन लगाने हैं, प्रूफ भी आपको ही करना है, ये एक निश्चय निकाला। अब उन्होंने बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, तो ओनली जो ऑनस है, मींस बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो सिर्फ कंप्लेनेंट के ऊपर ही लाई करता है, वो प्रूफ करें। तो अब इस एविडेंसेस को उन्होंने देखा और एविडेंसेस को एनालिसिस किया, और जो उन्होंने पार्टीज बनाए थे उन्होंने कहा कि रिस्पोंडेंट बनाए थे उन्होंने कहा कि कंप्लेंट में इनके बारे में कहीं जिक्र नहीं है, और ट्रायल कोर्ट ने जो पहले निर्णय दिया था उसमें भी कोई एविडेंस नहीं लगा पाए थे जो दूसरे रिस्पोंडेंट्स थे उनके खिलाफ। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। अब फिर कोर्ट ने इसको हाईलाइट किया कि रीट्रायल हुआ है फिर से, अब उनका नाम डाल दिया गया जो दूसरे रिस्पोंडेंट्स थे, और कहीं मेंशन नहीं किया CW4 और CW5 में प्लीडिंग्स में के बारे में कोई, सॉरी वो न्यूपर रॉय एंड सुजीता रॉय गुप्ता, हाँ जी। तो इन्होंने ये बताया है कि जो पहले वो रिस्पोंडेंट को मैं डिलीट करूंगा उस एरिया को, उसमें जो बताया है वापस इस पे चलते हैं। तो उन्होंने बताया ये कंप्लेनेंट की साइड से थे, कंप्लेनेंट ने कहीं मेंशन नहीं किया कि ये विटनेस है, दे वर नेवर साइटेड एज ए विटनेस। थोड़ा सा एरर हो गया उसे पढ़ने में, उसे आप उसे प्लीज उसे इग्नोर कीजिए। इसमें ये बताया कि अपनी जो कंप्लेंट थी उन्होंने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि ये विटनेस है, और जब रीट्रायल हुआ तब ये विटनेस के तौर पे आ गए जो कंप्लेनेंट की साइड से थे। और कहीं कंप्लेनेंट ने कहीं नहीं मेंशन किया कि अपनी कंप्लेंट में कहीं नहीं कहा कि जो भी एक्ट्स होते थे इन विटनेस की मौजूदगी में होते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी कंप्लेंट में बताया। अब मतलब जो कोर्ट ने अपना एनालिसिस किया, फिर मदर के ऊपर बताया जो वो भी आई थी गवाही देने के लिए, और मदर ने कहा कि कंप्लेंट ने इस पे हाईलाइट किया कि कोई उनको पर्सनल नॉलेज नहीं है, और क्योंकि वह खुद ये कलकत्ता में रह रही थी, तो इसकी भी इनके जो मदर का जो कंप्लेनेंट की मदर का जो एविडेंस था उसमें भी कोई सब्सटेंस नहीं पाया, क्योंकि वो कंप्लेनेंट ने खुद ही मदर ने खुद ही अपने एविडेंस में बता दिया था कि वो अलग, उनकी कोई पर्सनल नॉलेज नहीं है, वो खुद कलकत्ता में रह रही थी। और खुद कहा कि जब मुंडन हुआ तो वो आई नहीं, और रिस्पोंडेंट थे कि सारी उन्होंने अपने फैक्ट्स बताए, जो इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं बंदे, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। अब कोर्ट ने फाइनल में बताया, तो उसमें बताया कि जो टेस्टिमोनी है वो एक हेयरसे के तौर से ज़्यादा नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि खुद इवेंट आपने देखा नहीं, सिर्फ सुना के आपने एक विटनेस लेने आ गए हो, तो कोर्ट ने उनके एविडेंस को सिर्फ एक हेयरसे विटनेस से ज़्यादा नहीं माना। तो कंप्लेनेंट का सन ने भी एग्जामिनेशन दिया था, तो भी एफिडेविट, क्योंकि उन्होंने कहा जो एफिडेविट है ओथ कमिश्नर ने अटेस्ट नहीं किया था, तो फिर उन्होंने कहा कि एविडेंस भी एडमिसिबल नहीं है लॉ के अकॉर्डिंगली। अब हम CW1 की कंप्लेंट की जो टेस्टिमनी पर कोर्ट ने एनालिसिस किया, उन्होंने बताया कि कंप्लेंट ने कहा कि मुझे अब्यूज करते थे, कंपनी के जो वर्कर्स के सामने अब्यूज करते थे, और लेकिन रिस्पोंडेंट ने अपनी एलिगेशंस जो रिटन स्टेटमेंट दी थी उसमें डिनाई किया। अब काउंसिल ने जो रिस्पोंडेंट थे कॉन्ट्ररी सजेशंस दिए उसके बेसिस पे, और कंप्लेंट ने कोई स्पेसिफिक नेम नहीं बताया, सिंगल एम्प्लॉय का नाम नहीं बताया कि किसके सामने अब्यूज किया जाता था, तो फिर इस बेसिस पे उनका एविडेंस का वैल्यू नहीं रहती है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं बताया, कोई कहाँ इसको धमकी मिली, कहाँ उनको ये मिला, तो कहा सारी एलिगेशंस वेग इन नेचर है और कोई मटेरियल पर्टिकुलर्स नहीं है इस केस में। और उन्होंने फिर थोड़ा पर्सनल आ जाते हैं, इस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन लेकिन कोर्ट ने ये निकाला कि कंप्लेनेंट ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि किस तरीके की बीटिंग्स दी जाती थी, और कंप्लेनेंट ने प्रूफ भी नहीं कर पाई फिजिकल और वर्बल अब्यूज जिस प्रकार का उनको मिलता था। तो ये इनकी जो फिजिकल अब्यूज और जो वर्बल अब्यूज की जो भी एलिगेशंस थी, कोर्ट ने उनकी एलिगेशंस पे कोई मेरिट नहीं पाया। अब इकोनॉमिक अब्यूज के ऊपर गए, उन्होंने खुद कहा कि
उसको उनको ज़बरदस्ती फैमिली बिजनेस में ड्रैग कर दिया था, लेकिन साथ ये कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स के लिए, और सारे खर्चे उनकी जो वुमेन की सैलरी से ही निकलते थे। जब एविडेंस का पार्ट आया, कंप्लेनेंट ने खुद एडमिट किया कि 17,000 रुपये उन्हें कंपनी की साइड से मिलते थे, जो कि पॉकेट मनी थे। रेस्ट ऑफ द मनी जो है वो रिस्पोंडेंट खुद बेयर करते थे, रिस्पोंडेंट नंबर 1 मतलब कि हस्बैंड। तो कोर्ट ने फिर कंप्लेंट एक तरफ कह रही है कि इकोनॉमिक डिप्राइवेशन कर दिया रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में खुद एडमिट किया कि लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे, 5 स्टार होटल्स में जाते थे, ब्यूटी पार्लर्स, बुटीक्स, लग्जरी हेल्थ स्पा, पेस्ट्री शॉप्स, ये सारी इन्होंने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिट कर लिया। तो फिर इस एलिगेशंस को भी कोर्ट ने, अब लंबी हो जाएगी जजमेंट काफ़ी, और जो वीडियो हम ज़्यादा एक एक चीज़ पे नहीं जाते हैं, तो उन्होंने साफ ये कहा कि जो मतलब एलिगेशन जो है उसमें कोई मेरिट नहीं है। फिर उन्होंने कोई एक एलिगेशंस लगाई थी। अब उस एलिगेशन के ऊपर उन्होंने कहा कि उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट भी दी और रिटर्न स्टेटमेंट पर डिनाई किया, लेकिन फिर कोर्ट ने कहा कि जब रिटर्न स्टेटमेंट में डिनाई कर दिया तो आपने रिजॉइंडर कोई नहीं फाइल किया कि रीअफर्म कर रहे हो इस एलिगेशंस को। तो और साथ में काउंसिल ने कोई कॉन्ट्रेरी स्टैंड्स भी दिखाए, तो जो कि डिनाइड किया था कंप्लेनेंट ने। तो अब इसकी ये पर्सनल एलिगेशंस है। अब इसमें ये चीज़ बताया कि कंप्लेनेंट ने कोई कॉजनेंट एविडेंस नहीं लगाया, ना ही कोई इंडिपेंडेंट विटनेस एविडेंस लेकर आई जो अपनी एलिगेशंस को सब्सटेंशिएट कर सके, जो उन्होंने पर्सनल एलिगेशंस लगाई थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 के ऊपर। तो ये सारी जजमेंट काफ़ी लंबी है, 36 पेज की है, और साथ में कहा कि उनको कोई वॉच दी थी 1,25,000 की, और एक तरफ एलिगेशंस लगानी है। तो कोर्ट ने कहा कि आपने खुद ही इस एलिगेशंस को कंडोन कर दिया, जो कि गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया था वहाँ से, और जो कि अभी तक आप कंटिन्यूस वेयर कर रही हैं। तो शी इज़ नाउ, अब इस पार्ट पे देखिए, एक एलिगेशंस आप लगा रही हैं, आपने कहा ऐसा इवेंट हुआ, बाद में आपने सेटलमेंट कर लिया उस एलिगेशंस के ऊपर, और कहा फिर दोबारा से आप वो लगाना चाह रही हैं। तो कोर्ट कहती है शी इज़ नाउ स्टॉप्ड फ्रॉम रेजिंग द ग्रीवियस बाय हर ओन कंडक्ट। आपने खुद ही आपका खुद ही कंडक्ट जो है वो दोबारा से ये सेम एलिगेशंस को आप नहीं लगा सकती कि जब आपने एक दफ़ा उस एलिगेशंस को कंडोन कर दिया है। तो और आगे फिर हम चलते हैं थोड़ा सा, उसके आगे क्या लिखा था फिर। अब उस मेंटेनेंस के इशू पे आया, उन मेंटेनेंस के इशू पे बताया कि वो कोर्ट ने कहा कि ये एग्रीवेट पर्सन नहीं है क्यों प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, क्योंकि कंप्लेंट नंबर रिस्पोंडेंट नंबर दोनों क्वालिफाइड हैं, और जो कंप्लेंट थी वो ग्रेजुएट थी और डिप्लोमा इन एनएफटी लिया था, और साथ में खुद एडमिट किया कि वो वर्क करती हैं एनजीओ में, और 40 से 50 हज़ार की 45 हज़ार के बीच में अर्निंग जो है सैलरी मिलती है, और एक मकान भी उनको रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने दिया है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस ग्राउंड पे कोई उनको रिलीफ नहीं मिलती है, क्योंकि और जजमेंट का एक रेफरेंस दिया। अब कंप्लेंट की जो टेस्टिमनी थी उसने कहा कि खुद ही ये टेस्टिमनी पंक्चर्ड हो चुकी है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टेड कई मटेरियल एस्पेक्ट्स पे दे चुकी हैं वो यहाँ पे। और एक तरफ वो कह रही हैं कि 17,000 रुपये पर मंथ मिलते थे कंपनी अकाउंट से, और फिर खुद कह रही हैं कि बिजनेस में उनको ड्रैग कर दिया और उनका फोर्सफुली काम करना पड़ता था, और सारे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स खुद लेते थे। और कंप्लेनेंट ने कहा कि 17,000 रुपये सिर्फ पॉकेट मनी के तौर पे मिलता था उनको। तो इस कोर्ट ने कहा कि सारी एलिगेशन जो है, और एक तरफ कह रही हैं कि मेड सर्वेंट की तरफ ट्रीट किया जाता था, और डिपोजिशन में कहा कि वो लग्जरियस लाइफस्टाइल्स मेंटेन करती थी, 5 स्टार होटल, पेस्ट्री शॉप्स, ये सारी चीज़ें क्लब्स वगैरह में, हेल्थ क्लब्स फैसिलिटीज़ में अवेल करती थी। तो उन्होंने कंप्लेनेंट ने कहा कि कंप्लेनेंट ने अपनी एलिगेशंस को प्रूफ नहीं कर सकी, वो फेल हो गई हैं अपनी एलिगेशंस पे, और जो टेस्टिमनी है कंप्लेनेंट का वो कॉन्ट्राडिक्टरी है खुद ही। और अवर्मेंट्स जो अवर्मेंट्स लगाई हैं उन्होंने, और एप्लीकेशन जो फाइल की हैं, और एक्सटेंट कि किस तरह से मैनिपुलेट किया है उन्होंने प्लीडिंग्स को, और पैसे क्लेम करने के लिए और अदर रिलीफ करने के लिए, जो और कोर्ट को मिसलीड करने के लिए। तो ये कोर्ट ने अपना एलिगेशंस बताई, मतलब कोर्ट ने अपना एनालिसिस किया, और खुद कहा कि एक एजुकेटेड लेडी हैं और रिस्पोंडेंट के बिजनेस को कर रही हैं, और कहीं और नाउ कोई एम्प्लॉयड है किसी एक्सपोर्ट्स कंपनी में, और जो कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और साथ में बताया कि उनकी काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं।
तो अब कोर्ट ने कहा कि बहुत अनबिलीवेबल है कि एक अनएजुकेटेड लेडी हाई सर्कल्स में जाती हो और रेस्टोरेंट में, हाई एंड रेस्टोरेंट में जाती हो, 5 स्टार होटल में जाती हो और साइन करती हूँ ऐसे डॉक्यूमेंट्स में कि वो एक अपॉइंट्स हर टू बी द वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और इस सारी स्टोरी को उन्होंने कोर्ट ने कहा कि अनबिलीवेबल है। और आगे हम चलते हैं। आगे काफी कुछ लिखा है इस जजमेंट में, एक ही चीज को हम पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर सकते हैं इस इशू पे। हम आगे इस पे जाते हैं। आगे फाइनल कंक्लूजन क्या निकला उस फाइनल कंक्लूजन पे। कोर्ट ने कहा कि बाकी सारे एविडेंसेस का पार्ट था, डिटेल एविडेंसेस था, एक एक चीज को एनालिसिस किया। उन्होंने कोर्ट ने कहा कि एग्रीवेट पर्सन अपने आप को पहले तो वो प्रूव ही नहीं कर सकी हैं कि वो एक एग्रीवेट पर्सन है, और मिजरेबली फेल टू प्रूव, केस को भी प्रूव नहीं कर सकी। और साथ में कहा कि वोमेन्स जो हैं काफी हद तक मिसयूज, मतलब रिलीफ लेने के लिए ये लॉ जो बना है, वुमेन जनरली वुमेन्स आर एट रिसीविंग एंड ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रेजेंट एक्ट इज सोनली विद व्यू टू प्रोवाइड रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और नॉट टू द परपेट्रेटर्स ऑफ द सेम। कोर्ट ने कहा कि जो एक्ट जो बना है वो वुमेन्स को रिलीफ देने के लिए बना है, ना कि परपेचुएट करने के लिए, कि उसका फायदा लेने के लिए कि हाँ इसको इसका यूज करो और पैसा कमाओ, मतलब जो परपेचुएट करो। ये सारी चीजें बताई उन्होंने। टेस्टिमनी जो थी वो खुद ही बता रही है कि कंप्लेनेंट का कि वो एक फॉल्स दे रही हैं और सारी एलिगेशन जो हैं कंकोटेड है, मतलब मैन्युफैक्चर्ड है और सप्रेस किए उन्होंने मटेरियल इफेक्ट्स को रिस्पोंडेंट को हरास करने के लिए, और लॉ को PWDV को मिसयूज किया है जस्ट एक्सटॉर्ट करने के लिए, पैसा लेने के लिए, पर्सनल गेन के लिए। इन सच सिचुएशन में आगे बताइए, आगे देखिए कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी। इन सच सिचुएशन में कहा कि कोर्ट जो है म्यूट स्पेक्टेटर की तरह नहीं बैठ सकती हैं जब जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो बना है उसका मिसयूज हो रहा है और अब्यूज किया जा रहा है इसको लिए, हरासमेंट के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए। तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का उन्होंने रेफरेंस दिया, जो कि जजमेंट थी रमेश्वरी देवी वर्सेस निर्मला देवी की। उसने कहा कि अनस्क्रूपलस जो लिटिगेंट्स हैं हरास कर सकते हैं रिस्पोंडेंट को टिल एटर्निटी बाय अब्यूजिंग द जुडिशियल, अनंत काल तक। जो अनस्क्रूपलस लिटिगेंट्स हैं अनंत काल तक रिस्पोंडेंट को हरास कर सकते हैं कि लॉ बना है चलो इसका अब्यूज किया जाए। तो इस जजमेंट का उन्होंने रेफरेंस दिया। तो फिर उन्होंने बताया कि कोर्ट ने आगे क्या बताया, आगे देखते हैं कि कोर्ट ने बताया कि एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी उसे डिसमिस किया गया है और कॉस्ट लगाई गई 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया कहा कि कॉस्ट लगाई, जो कि कंप्लेनर को डिपॉजिट करने होंगे ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन पे। और कंप्लेंट इसलिए कहा, कोर्ट ने अपना जस्टिफिकेशन दिया कि कॉस्ट हम क्यों लगा रहे हैं, कि रॉन्ग डूअर शुड नॉट गेट बेनिफिट आउट ऑफ द फ्रीवियस लिटिगेशन। तो ये देखिए, ये जजमेंट एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है उन कोर्ट्स के लिए, उन महिलाओं के लिए जहां जो महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं और हरास कर रही हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो ये जजमेंट का आप रेफरेंस दीजिए। अगर आप कहीं भी हिंदुस्तान के, इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में रह रहे हैं, कई कोर्ट्स अपना डिस्क्रिशनरी पावर किस तरीके से लगाती हैं, ये जजमेंट आप दिखाएंगे, निर्णय जरूर आपके फेवर में जाएगा, डिफेंस आपके फेवर में जरूर जाएगा। अगर एलिगेशंस कैसी हैं, एविडेंसेस हर आदमी के अलग अलग होते हैं, तो ये चीजें हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रेसिडेंट बन गया, एक मिसाल बन गई है इस जजमेंट के द्वारा कि कोई जो लॉ का अब्यूज करेगा तो उस पे कोर्ट म्यूट स्पेक्टेटर की तरह नहीं बैठेगा। नीचे की कोर्ट ने भी माना है और जो कॉस्ट है वो लगाई है, जो कि 1 लाख रुपए थी। तो उम्मीद है ये जजमेंट थी, जो ये वीडियो के माध्यम से जिस जजमेंट को डिस्कस किया है वो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर आपने इस वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके समक्ष समय समय पर आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।